हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्रैश कोर्स सीरीज का अगला चैप्टर डी ब्लॉक। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें रहते हैं। ठीक, जैसे ये मेरे पास डी ब्लॉक लिखा पूरा, 3 सीरीज इसमें कंसीडर करते हैं अपन, एक चौथी भी होती लेकिन उसको अपन अपने सिलेबस में नहीं लेते, 3 ही समझते हैं अपन। देखो, इसको बोलते हैं अपन 3D सीरीज, इसका नाम क्या है 3D सीरीज, इसका नाम है 4D सीरीज, और इसका नाम है 5D सीरीज। ठीक है, एक 6D सीरीज भी होती है इसके नीचे, उसको नहीं ले रहे। ठीक है, 3D 4D और 5D सीरीज, ये 3 सीरीज हो गई। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो क्या होता है। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1, ये अंदर वाला डी होता है। ठीक है, 1 से 10 और ns 1 से 2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा अपने पास डी ब्लॉक है। अब डी ब्लॉक में से ये जो Zn, Cd और Hg हैं, ये कौन कौन से, Zn, Cd, Hg, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं होते। ध्यान से सुन लो, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसमें इनकम्प्लीट या फुली फिल्ड ना हो डी। ठीक है, ये ध्यान रखना, डी वाले में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फुली फिल्ड से कम इलेक्ट्रॉन चलेंगे। जैसे D10 कॉन्फ़िगरेशन है इसका, इसका और इसका, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं किए जाते। ट्रांजिशन मेटल वो होते हैं जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी हो। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड ना हो, सीधी सी बात है। तो ये ध्यान रखना, Zn, Cd और Hg ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनको याद कैसे रखोगे आप, उसका तरीका क्या है, छोटा सा जिंगल है, फटाफट से बोल देता हूं, याद कर लेना। एक बार क्या होता है, राजपाल यादव के सपने में याना गुप्ता आती, तो राजपाल यादव क्या सोचते हैं, ये अपनी उनकी सोच है, वो ये सोचते हैं कि सोचो तो याना लगती जबरदस्त है। ठीक है, सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करें, वैसे निगाहें भी तरसा करें, मोहब्बत वाले मन टकराए, आयरन पे आ जाना। ठीक, कहां थे, मोहब्बत वाले मन टकराए, रूठे उस सनम को रहे इंतजार। ठीक, रूठे उस सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज। ठीक है, निकल पड़े पटाने को आज, और जिंदगी कद्दू हो गई। इस तरीके से आप याद कर लेना। ठीक, अब मैं इनके कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, पहले मैं इनका एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, क्या क्या है। Z लिख रहा हूं मैं इसका 21, 22, 23, ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, इसी तरीके से यहां आ जाओ, इसमें 18 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 39, फिर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये हो गया भाई साहब। अगला देखो, इसमें 18 ऐड करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 57, लेकिन यहां बीच में क्या आते हैं, एफ ब्लॉक आ जाता है, याद करो आप, सीरियम से लेकर लुटेशियम तक, तो ये 72 होता है। 58 से 71 इनर ट्रांजिशन में आ जाते हैं। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। ठीक है, ये इसके एटॉमिक नंबर हो गए। अब मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहा हूं, आउटर मोस्ट वाला लिख रहा हूं, 4s और 3d वाला। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, 4s2 3d1, 22, 23, यहां 15 होता है, 24 नहीं होता, एक्सेप्शन। ठीक है, स्टार लगाते जाऊंगा जहां एक्सेप्शन होगा। ये हो गया 25, 26, 27, 28, 110, 210, यहां भी एक्सेप्शन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो 4s1 3d10 और 4s1 3d5, इसमें 2 एक्सेप्शन होते हैं। आगे बढ़ो, इट्रियम से लेकर कैडमियम तक चलेंगे अपन, ध्यान से देखना, 21, 22। अब यहां से लेकर नायोबियम से लेकर सिल्वर तक एक्सेप्शन होता है। देखो क्या क्या होता है, आगे होना चाहिए था 23, लेकिन होता है 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, 010 नॉर्मल भी चलते तो 19 होना चाहिए था, लेकिन 010 अगर इसके अकॉर्डिंग चलते तो, और ये 110 और ये 210। ठीक, आगे देखना, एक्सेप्शन कहाँ कहाँ थे वो लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होते हैं इसमें एक्सेप्शन। ठीक है, आगे देखो जरा, इसका देखना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब यहां देखना 19, ठीक,
28 होना था लेकिन 19, ये 110 और ये 210। ठीक है, तो यहां एक्सेप्शन क्या क्या रहा, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, बाकी कहीं एक्सेप्शन नहीं है इसमें। तो जहां जहां एक्सेप्शन थे वो मैंने स्टार लगा दिया, आप चाहो तो इनको अलग से लिख के भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली मैंने, और इन पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और इनके आउटर मोस्ट वाले 4s और 3d वाले और 5s 4d वाले और 6s 5d वाले कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिए। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आप कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, पहला है साइज। तो हम क्या करेंगे, 3D सीरीज में कंपेयर कराएंगे और उनका 3D 4D 5D का कंपेरिजन कराएंगे। कैसे, पहले मैं 3D सीरीज के लिए बता रहा हूं साइज। 3D सीरीज में क्या होता है, 3D सीरीज का मतलब 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर। तो होता क्या है साइज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, यहां तक तो डिक्रीज होता है। फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, इधर क्या है नियरली सेम हो जाता है, और कॉपर और जेडएन में बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में देखो जरा, यहां से लेकर यहां तक साइज कम होना, याद करो पीरियड टेबल में बताया था मैंने, साइज कम क्यों होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो हम ऐसा बोलते हैं यहां पर जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स ओवर सिग्मा, और यहां पर हम ऐसा लिखेंगे कि जेड इफेक्टिव ओवरकम्स सिग्मा। ठीक है, और अगला देखो जरा, यहां क्या लिखेंगे, सिग्मा डोमिनेट्स ओवर जेड इफेक्टिव। मतलब हम एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था, यहां पर अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों नियरली इक्वल हो गए, और यहां पर रिपल्सन डोमिनेट करने लगा। ठीक है, तो यहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यहां पर एक्सपांसन होने लगेगा, यहां दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल मतलब ओवरकम कर देंगे, ऐसा होता है। तो ये एक अप्रोक्सीमेट ऑर्डर मैंने लिख दिया कि स्कैंडियम से लेकर आयरन तक डिक्रीज होता है, फिर FeCO9 का नियरली इक्वल होता है, फिर कॉपर Zn का बढ़ जाता है। अगर मैं तीनों सीरीज में कंपेयर कराऊं, ठीक है, ये तो साइज में पहला पॉइंट 3D सीरीज के बारे में देख लिया। सेकंड पॉइंट, अगर मैं 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज का ऑर्डर लिखूं, तो अब ऑर्डर आपका ये होगा, ध्यान से देखो जरा, 3D सीरीज का कम होता है लेकिन 4D 5D का नियरली इक्वल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ, पीरियड टेबल में मैंने पढ़ाया आपको डिटेल में, है ना, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, 4f 14 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ये लगता कहां पर है, ध्यान से देखना, 3D सीरीज में अगर मैं बात करूं स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, तो यहां पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मत लगा देना कि आप बोलो सर आपने तो बोला था 3D 4D 5D होता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में इसके बाद लगना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद मतलब यहां से स्टार्ट होगा जो मैं लिखने जा रहा हूं, टाइटेनियम, ठीक है, जिरकोनियम, हफनियम, ऐसे, और इसके बाद क्या आता है, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम। ठीक है, तो इसके बाद लगना स्टार्ट होगा। मतलब अगर मैं स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम का साइज का ऑर्डर लिखूं तो ये आएगा, बहुत ध्यान से लिखना ये चीज, इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। तो इसमें सीधा हम ये बोलेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा। तो यहां पर मत लगाना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो भैया तभी लगेगा ना जब 4f के इलेक्ट्रॉन आएंगे। भाई 57 में इसका एटॉमिक नंबर तो 57 होता है ना, तो 57 में 4f के इलेक्ट्रॉन थोड़ी आएंगे, 4f के इलेक्ट्रॉन तो इसके बाद आते हैं। मतलब सीरियम से लेकर लुटेशियम तक ये पूरा फिल हो जाता है, मतलब 4f यहां फिल हो जाते हैं। फिर हफनियम 72 आता है ना, मतलब इन दोनों के बीच में 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना यहां पर, तभी तो इनमें स्क्रीनिंग लगेगी, इसमें थोड़ी लगेगी, है ना। तो अब ध्यान देना, इन तीनों का ये आ गया, इन तीनों का क्या आएगा, देखो टाइटेनियम छोटा लेकिन जिरकोनियम और हफनियम नियरली इक्वल। ठीक, इसके बाद की कहानी क्या है, इसी जैसी है। देखो ये तो मैंने यहां का लिख दिया, ये मैंने इसका लिख दिया, अब इसका लिख रहा हूं, वेनेडियम छोटा, फिर नायोबियम और टेंटेलम बराबर। बस इसके बाद आगे बढ़ते जाओ, ऊपर वाला छोटा और ये दोनों बराबर होते जाएंगे आगे। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर क्या है, बहुत ध्यान से लिखना ये चीज, 3D 4D और 5D सीरीज में 3D का साइज कम और 4D 5D का साइज नियरली इक्वल तब होगा जब आप यहां से स्टार्ट करोगे, इसके आगे से। इन तीनों को मत ले लेना, इसमें तो नॉर्मल रेगुलर ऑर्डर चलेगा कि टॉप टू बॉटम ऑर्बिट नंबर शेल नंबर बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है। 4f के इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तभी तो स्क्रीनिंग लगाएंगे, और 4f के इलेक्ट्रॉन तो यहां तक आएंगे ना, जब 72 भर रहे होगे तो 4f तो भर चुका होगा ना पूरा। समझ रहे हो बात को, ये होता है इसमें, है ना।
तो ये नोट कर लो साइज के बारे में, फिर अपन आगे चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में समझते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी पे चलेंगे। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम आईई लिखते हैं। डेफिनेशन आप जानते हो, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहां पर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूंगा, तो हम क्या करेंगे, दो लिखते हैं ट्रेंड अपन, एक तो 3D सीरीज का और एक कंप्लीट 3D 45D का। तो अगर 3D सीरीज की मैं बात करूं तो 3D सीरीज में क्या क्या आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, CO, Ni, Cu और Zn, ठीक है, ये आते हैं। तो अब इसमें ट्रेंड क्या होता है, इसमें एक्सेप्शन होता है किस तरीके से, टाइटेनियम को Cr और Mn के बीच में भेज दो, Fe को Zn के पहले लगा दो और CO को Fe के पहले लगा दो, ऐसा। तो क्या होगा, स्कैंडियम, फिर क्या दिखेगा, वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर टाइटेनियम, फिर Mn, फिर Ni, फिर Cu और फिर क्या आएगा, CO और Fe और फिर Zn। ये ऑर्डर होता है, ठीक है। ये मैंने एनसीईआरटी से डेटा के अकॉर्डिंग उठाया है 3D सीरीज के लिए, है ना। तो एक ये हो गया आपका। अब सेकंड हम लिखते हैं 3D 4D 5D में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो है 5D का सबसे ज़्यादा, फिर 3D का और फिर 4D का। यहाँ हम रीजन देते हैं ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाता है, 4f के 14 इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनिंग करते हैं, जिस वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ने से अब इलेक्ट्रॉन निकालना आपका मुश्किल हो गया, ठीक है। तो एक 3D सीरीज का ऑर्डर ध्यान रखना है, और 5D 3D 4D अगर अलग अलग सीरीज के मेंबर आ जाएं तो 5D का ज्यादा, फिर 3D, फिर 4D, ओके, इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी हमारी डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी में अगर हम बात करें तो 3D सीरीज का ही ध्यान रखना आपको, सिर्फ आपको करना क्या है, बस Zn में यहां पर चेंज होता है, Zn को उठा के वेनेडियम के आगे रख दो बस, ठीक है। तो कैसा दिखेगा, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस है ना, Zn क्योंकि मास बाय वॉल्यूम बढ़ता है, Cr, फिर Mn, Fe, Co, Ni और Cu, ठीक है। तो बस Zn को उठा के कहां रख देना, वेनेडियम के आगे। मैंने एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है ये, ठीक है। आपको कैसे याद रखना उसका तरीका भी बता दिया। चौथे नंबर की प्रॉपर्टी है हीट ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन की डेफिनेशन आपने थर्मो में पढ़ रखी है। इसको क्या बोलते हैं, अगर 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है और गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हीट ऑफ एटमाइजेशन हम बोलते हैं। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी हीट ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा होती है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट में अगर हम बात करें तो हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मिलते हैं, उससे क्या हो जाता है, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, जिस वजह से हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। एक तरीके से बोलो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है कि हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है। लेकिन आपको ट्रेंड याद रखना है, कैसे याद रखना है, उसका तरीका क्या है पहले मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा। 3D सीरीज का ही ध्यान रखना आपको इसमें, है ना, हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो ध्यान से लिखेंगे अपन, ये होता है इसका ऑर्डर हीट ऑफ एटमाइजेशन का, ठीक है। इस तरफ इंक्रीज होता है, मैंने पहले ऑर्डर लिख दिया। अब आपको इसको कैसे याद रखना है उसके लिए जिंगल है, मैं लिख देता हूं यहां पे। इसको ऐसे याद रखना, पहले बोल देता हूं फिर लिख दूंगा। जाने मन सुनो, ठीक है, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिकर, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिकर, कोई नहीं तेरे बिना, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना, मैं लिख देता हूं, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिकर, कोई नहीं तेरे बिना, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लेंगे, ठीक। और ये ध्यान रखेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा क्यों होती है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, जिस वजह से बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, ओके, इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ध्यान से देखो, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, 3D सीरीज का ही ध्यान रखना आपको सिर्फ।
तो पहले मैं सीरीज लिख रहा हूं, क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, CONi, कॉपर और Zn। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, आप यहां से आप Mn को उठा के कॉपर के आगे रख दो पहले तो। ठीक, तो Mn को उठा के कॉपर के आगे रख रहा हूं, तो अब आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और उसके बाद कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्रोमियम तक बढ़ता क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड की टेंडेंसी बढ़ती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसके बाद डिक्रीज होते हैं तो डिक्रीज होता रहेगा। अब अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर लिखूं, जैसे यहां से यहां तक बढ़ रहा था फिर कम हो रहा है, तो अगर कम से ज्यादा की तरफ ऑर्डर लिखें तो सबसे कम होगा Zn, Zn के बाद आएगा कॉपर, कॉपर के बाद आएगा Mn, इसके बाद Ni, फिर CO और फिर Fe। यहां तक पहुंच गए। अब स्कैंडियम से शुरू कर दो, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम। तो ये कंप्लीट ऑर्डर होता है किसका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D सीरीज का। और मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, नोट कर लो इसको। तरीका बता दिया मैंने कैसे आप याद रखोगे। पहले Mn को कॉपर के आगे रख दो, फिर क्रोमियम तक बढ़ाओ, फिर उसके बाद कम कर दो। ओवरऑल ऑर्डर लिखोगे तो Zn से लेकर Fe तक बढ़ेगा, फिर स्कैंडियम से Cr तक और बढ़ा देना इधर। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी हमारी 6 नंबर पर, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बहुत सारी होती हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, तो आपको 3D सीरीज में ही ध्यान रखना है। क्या क्या है 3D सीरीज में, किस तरीके से ध्यान रखेंगे, पहले मैं लिख देता हूं। टाइटेनियम से लेकर Zn तक, मतलब टाइटेनियम के बाद क्या आता है, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज वगैरह, ये सारे के सारे। ठीक है, टाइटेनियम से Zn हो गया, इसका +2 है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। स्कैंडियम से निकल तक ये +3 है। ठीक है, टाइटेनियम से निकल तक ये +4 है। वेनेडियम से मैंगनीज तक ये +5 है। ठीक है, टाइटेनियम से Zn, स्कैंडियम से निकल, टाइटेनियम से Ni और वेनेडियम से Mn। तू जानती है ये सच नहीं है, तू नहीं वे नहीं कर फिकर, +6। ठीक है, Cr से Fe +6 और Mn +7। इस तरीके से आपको लिखना है। कैसे याद रखोगे वो देखना जरा, मैं वो याद करके लिख रहा था अभी। ऐसे लिखना, तू जानती है, तू जानती है ये सच नहीं है, सच नहीं है, तू नहीं वे माही कर फिकर, कर फिकर मेरे मन की। इस तरीके से है ना, तू जानती है सच नहीं, तू नहीं वे माही कर फिकर मेरे मन की। और एक ध्यान रखना, कॉपर का +1 होता है, इनके अलावा एक कॉपर होता है जिसका +1 होता है। मतलब अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर देखी जाए तो किस किस की है, टाइटेनियम से लेकर Zn तक जितने भी आते हैं सबकी +2 होती है। स्कैंडियम से निकल तक जितने भी आते हैं उसकी सबकी +3 होती है। टाइटेनियम से निकल तक जितने एलिमेंट आते हैं सबकी +4 होती है। वेनेडियम से Mn तक सबकी +5 होती है। क्रोमियम से Fe तक सबकी +6 होती है और Mn की +7। ये तो वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर लिख रखी हैं, लेकिन इनमें से कुछ स्टेबल वाली भी होती है। जैसे आयरन में बात करो तो आयरन की +2 +3 होती है, कॉपर की बात करो तो कॉपर की +1 +2 होती है, इस टाइप से है ना। तो खैर वो आपको ध्यान नहीं रखना, एक ट्रेंड याद रखना है ऑक्सीडेशन नंबर का कि किस तरीके से कितनी ऑक्सीडेशन नंबर पर्टिकुलर एलिमेंट की होती है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, मैग्नेटिक नेचर। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है।
इसमें आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में पूछेंगे, तो सिंपल सा है, हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है अंडरवुड एन इंटू एन प्लस टू, बोर मैग्नेटॉन, बीएम इसकी यूनिट होती है। तो अंडरवुड एन इंटू एन प्लस टू से हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आता है तो हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक होगा नेचर। आपको आयन वगैरह दे रखे होंगे, पूछेंगे पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ आया, मतलब नॉट जीरो हुआ, तो हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक स्पीसी वो होती हैं जो वीकली रिपेल होती है मैग्नेटिक फील्ड में, और पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होती है। ठीक है, कैसे पता करेंगे? जैसे एक एग्जांपल मैं करके बता रहा हूं। सपोज एग्जाम में आया Cr+3 का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर बताओ। तो सबसे पहले Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? Ar 18 हो गए, 4s1 और 3d5 24 हो गए। अब इसके बाद Cr पे कितना चार्ज लगाना है? +3 लगाना है, तो आउटर मोस्ट से एक उड़ा दो, तो 4s 0 और 2 यहां से उड़ा दो तो क्या आ जाएगा? 3d3। तो इस तरीके से ये आ गया। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3d में चेक कर लो, Ar तक तो फुली फिल्ड है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 1 2 और 3, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन n कितने आ गए? इसमें 3 आ गए। बहुत आसान है निकालना, आपको भी आता ही है ना। n3 आ गया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ गया? √3 इंटू 3+2 मतलब √15। मीन्स मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ आया तो क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक स्पीसी के बारे में बोलोगे आप, है ना। इस तरीके से हम पता करते हैं, ऐसे चेक करना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इजीली बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? मैं यहां लिख देता हूं पूरा पॉइंट डिटेल में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म large number of complexes due to small size, high ionic charge and availability of d orbitals। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक, तो डी ब्लॉक के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में भी कॉम्प्लेक्स अपन ने देखे थे, याद करो, टॉलन्स रिएजेंट वाला लिखा था, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ऐसा। एक हमने लिखा था स्विट्जर्स रिएजेंट वाला, CuNH3 होल 4, डीप ब्लू कलर का जो होता था, SO4। ब्लू विट्रियोल लिखा था हमने, CuH2O4 SO4 .H2O, है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं डी ब्लॉक के। रीजन उसका ये लिखा हुआ है। ओके, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगली प्रॉपर्टी हमारी 9th नंबर पर, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक के एलिमेंट वहां पर यूज करते थे अपन, है ना। तो होता क्या है कि वो कलर भी दिखाते हैं। किस तरीके से दिखाते हैं? बहुत ही बेसिक चीज होती है, बेसिक थ्योरी मैंने आपको बताई थी कि जो कलर है वो किस तरीके से दिखाएगा। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा। जब वो हायर से वापस लोअर में लौट के आएगा तो जो वेवलेंथ एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, उसकी जो पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, उसको अकॉर्डिंग हमें कलर दिखेंगे। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं ऐसे, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से, इसको एनर्जी मिल गई, कहां जाता है? हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसी पिक्चर दिखेगी। लोअर से कहां चला गया? हायर में, एनर्जी इसने एब्सॉर्ब कर ली। अब जब ये हायर से वापस लोअर में लौटकर आता है तो रेडिएशन एमिट करता है, और इसके अकॉर्डिंग जो भी वेवलेंथ होती है लैम्डा, जो भी विजुअल रीजन में होती है, वो आपको कलर दिखता है। ध्यान रखना, एब्सॉर्ब्ड वेवलेंथ अलग होती है और एमिटेड वेवलेंथ अलग होती है। हमें कलर किस वजह से दिखते हैं? कलर किस वजह से दिखते हैं? जो चीज एमिट होती है, निकलती है ना। ये क्या है? लैम्डा एब्सॉर्ब लिखूंगा मैं, तो एब्सॉर्ब की वजह से कलर नहीं दिखते। किससे दिखते हैं? एमिटेड वेवलेंथ की वजह से। और जो कलर होते हैं, जो दिखते हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिखते हैं। जैसे किस तरीके से आप याद रखोगे? इस तरीके से एक व्हील बनाते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे अपन, ऐसा, ठीक है। इधर लिख रहा हूं मैं वी बी ग्योर, विबग्योर होता है ना, उसमें वी बी ग्योर, इंडिगो इन दोनों के बीच में आप मान सकते हो, है ना। तो अगर
रेड की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? कलर ग्रीन दिखेगा, ऐसा होता है। अगर ब्लू एब्जॉर्ब हुई तो कलर क्या दिखेगा? ऑरेंज दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है ना। अगर वायलेट हुई तो कौन सा होगा? येलो दिखेगा। अगर ब्लू ग्रीन हुई, ब्लू ग्रीन बीच में बोलो, ब्लू ग्रीन, तो रेड ऑरेंज दिखेगा। ग्रीन येलो तो वायलेट रेड दिखेगा। इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हो, है ना। तो सीधी सी थ्योरी है, क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो जब वो हायर से वापस लौट कर आता है लोअर में तो रेडिएशन एमिट करता है, और उसी रेडिएशन के अकॉर्डिंग आपको कलर दिखते हैं। तो जो भी कलर होते हैं वो हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपने एब्जॉर्ब करवाया उसका अपोजिट वाला दिखा देना। जैसे रेड एब्जॉर्ब कराया तो ग्रीन, मान लो ग्रीन बोलते आपसे कि ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो क्या निकालते? रेड निकालते, उसका रेड कलर दिखता। तो इस तरीके से हम कलर बोलेंगे। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन में चलते हैं। जो डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं उसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इस टाइप के छोटे एटम जो है वो ट्रैप हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस में। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नेचर के होते हैं, जिसको अपन इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। तो उसके कुछ एग्जांपल लिखेंगे और इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। जैसे अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो नॉर्मल मेटल से इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड हार्ड भी होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। कुछ बोराइड तो ऐसे हैं जो डायमंड के इक्विवेलेंट हार्डनेस के बराबर भी हैं, ठीक है। केमिकली इनर्ट होते हैं ये, इस टाइप की हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं लिखना, फटाफट से लिख लेना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, आईसी लिख रहा हूं, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय इस फॉर्म्ड व्हेन, ऐसे लिखो, आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, etc are trapped in the metal crystal lattice, ठीक है। किस टाइप के दिखते हैं? जैसे TiC, TiH1.7, ठीक है, Fe3C, इस टाइप के आपको दिखेंगे, है ना। तो ये क्या होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नेचर के होते हैं। तो कुछ पॉइंट लिख लो जरा। पहला पॉइंट ये लिखो, यूजुअली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब स्टोइकियोमेट्री फॉलो नहीं होती यहां पर। सेकंड पॉइंट ये लिख रहे हैं कि वेरी हार्ड, कुछ बोराइड हैं वो डायमंड के बराबर हार्डनेस भी होती है। तीसरा, हाई एमपी देन मेटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, केमिकली इनर्ट, इस टाइप की प्रॉपर्टीज है ना, केमिकली इनर्ट। और अगर मेटेलिक कंडक्टिविटी वगैरह की बात करें तो वो भी रिटेन रहती है ना, तो ये भी चाहो तो लिख लो, रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। तो ये बात हो गई किसकी? इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट दो प्रॉपर्टी और रहेंगी अपनी, ठीक है, फटाफट से लिख लेंगे। कैटालिटिक एक्टिविटी और अलॉय फॉर्मेशन। देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मेटल हैं उसकी सरफेस अवेलेबल होती है रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहां पर फटाफट से लिख देता हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन फॉर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जैसे कुछ रिएक्शन है जिसमें आप कैटलिस्ट यूज करते थे, याद करो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आयरन Fe इन हैबर्स प्रोसेस, Fe इसमें कैटलिस्ट होता है और मॉलिब्डेनम इसमें प्रोमोटर होता था, ठीक है। और जैसे निकल इन हाइड्रोजिनेशन, निकल प्लेटिनम पैलेडियम इन हाइड्रोजीनेशन। तो बहुत सारी रिएक्शन की कैटलिस्ट आपको याद हैं और बहुत सारे डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कैटालिटिक प्रॉपर्टी की। कुछ कैटलिस्ट के आप याद करना, जैसे कुछ रिएक्शन मैंने ब्लॉक केमिस्ट्री में बीच में जहां आई है वो कैटलिस्ट आप याद करना जहां लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करनी है यहां पर। क्या रिएक्शन है? आयोडाइड
की रिएक्शन पर सल्फेट के साथ H2O8 2 नेगेटिव के साथ, तो आयोडाइड जो है वो आयोडीन में ऑक्सीडाइज होता है और ये SO4 2 माइनस में रिड्यूस होता है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर किसकी चेंज हो रही है जिससे रिडक्शन दिखा रहे हैं? ऑक्सीजन की, क्योंकि परऑक्सी लिंकेज इसमें होता है -1 से -2 बोलोगे आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां आयोडीन -1 से 0 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर यहीं Fe3+ आयन डाल दिया जाए तो रिएक्शन में जो कैटालिटिक एक्टिविटी या कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा वो कैसे दिखाएगा? एक्चुअल में अगर मैं Fe+3 इसमें डाल दूं तो Fe+3 पहले क्या करेगा, I- और ये बना लेगा Fe2+, और I- को कर दिया इसने ऑक्सीडाइज और खुद हो गया रिड्यूस। अब ये जो Fe2+ है वो क्या करेगा, पर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, H2O8 2 नेगेटिव, तो बना लेगा क्या, Fe3+, ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया और SO4 2 माइनस में रिड्यूस हो गया। तो अब आप देखो, आपने स्टार्टिंग में Fe3+ लिया था और आपको मिल गया Fe3+, मतलब यही तो कैटलिस्ट का काम होता है। कैटलिस्ट का काम होता ही क्या है कि रिएक्शन में टेम्परेरी पार्ट लेंगे, रिएक्शन को करा देंगे और वापस मिल जाएंगे। ठीक, तो ये Fe3+ आयन इस वाली रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल याद रखना, एनसीईआरटी में दे रखी है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं अलॉय फॉर्मेशन पे। अलॉय क्या होता है, पहले तो ये लिखो बेसिक डेफिनेशन। अलॉय क्या होता है, अलॉय के बारे में हम ये लिखेंगे कि अलॉय इज होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन in which atoms are randomly distributed, random distribution होता है ना, distributed। ठीक है, एक से ज्यादा मेटल आपको यहां पर मिलते हैं, एक तरीके से मिक्सिंग हो रही है ना। तो कुछ याद रखना, जैसे ब्रास याद रखना, कॉपर Zn, और ब्रॉन्ज याद रखना, कॉपर टिन। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, एलनिको वगैरह, ये सारे है ना। बस ये तो ध्यान रखना, इतने में काम हो जाएगा आपका। चलो नोट करो इसको। फिर अपन अब डी ब्लॉक के कंपाउंड्स के बारे में ध्यान रखेंगे। अभी तक जितनी भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी डी ब्लॉक की, वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, लेकिन एक बार रीड करने लायक हैं। अब यहां से जो स्टार्ट होने वाला है वो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जैसे अपने लिए दो कंपाउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, KMnO4 एंड K2Cr2O7। एक सिंगल चुन चुन के रिएक्शन याद रखनी है इसकी। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और भी कंपाउंड, विट्रियोल्स भी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, FeCl3 बारे में मैं बताऊंगा, कॉपर की रिएक्शन भी बताऊंगा, लेकिन जो मेन फोकस है वो दो टॉपिक पर ज्यादा रखना है, KMnO4 एंड K2Cr2O7। एक रिएक्शन याद करके जाना है, जबकि हम पढ़ेंगे विट्रियोल्स भी, FeCl3, Zn के भी, और ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन, है ना। चलो इसको नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और KMnO4 के बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है डी ब्लॉक का, है ना, KMnO4। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज वगैरह, हीटिंग इफेक्ट वगैरह। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक में यही वाला पार्ट है। तो लैब मेथड क्या होती है KMnO4 प्रिपरेशन की? जो मैंगनीज का +2 वाले सॉल्ट हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ? मार्शल एसिड का एनाइन आप जानते ही हो, पेरोक्सो डाइसल्फेट बोल सकते हो आप इसको, है ना। तो इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ये बनाता है MnO4 नेगेटिव, ठीक, और H2O8 2 नेगेटिव से बनता है SO4 2 माइनस। अब एसिडिक मीडियम में तो ये सारी बैलेंसिंग वगैरह आपने रेडॉक्स में सीख रखी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप जानते हो, तो वैसे आप बैलेंस कर लेना, मैं बैलेंस करके नहीं लिखूंगा कोई भी रिएक्शन, मैं प्रोडक्ट बता रहा हूं आपको डायरेक्ट क्या क्या बनेगा। Mn+2 H2O8 2 माइनस, एसिडिक मीडियम में क्या देगा? MnO4 माइनस और SO4 2 माइनस। ठीक है, ये तो हो गई लैब मेथड। सेकंड है कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किस तरीके से होती है? जो अपने पास MnO2 होता है, जिसका नाम पायरोलुसाइट है, ध्यान रखना, MnO2 होता है, तो MnO2 को फ्यूज कराया जाता है किसके साथ? KOH के साथ। तो फ्यूज्ड विथ KOH एंड ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, और KNO3 आप ले सकते हो, और KNO3, तो ये बनाता है मैंगनेट आयन। ठीक है, MnO4 2 नेगेटिव। अब इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा देते हैं। MnO4 2 माइनस का इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन मीडियम, इन अल्कलाइन मीडियम, तो ये बनाता है क्या? पर मैंगनेट आयन, MnO4 नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से
इसका एक मेथड और है कि जो यहां पर मैग्नेट आयन बना, इसको अगर एसिडिक मीडियम में ट्रीट कराएं तो क्या होगा। तो मैं कमर्शियल मेथड में ऐसे लिख देता हूं, एक मैं इसको बोल रहा हूं ए, और सेकंड देखना बी वाला क्या है, जो MnO2 है। तो MnO2 को फ्यूज कराएंगे, फ्यूज्ड विद KOH एंड ऑक्सीडाइज बाय एयर और KNO3। तो आप यहां तक तो पहुंच गए, कहां तक, सॉरी MnO2 है यहां पे, MnO4 2- तक तो आप पहुंच गए, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एसिडिक मीडियम में ट्रीटमेंट करा दूं, किसकी, MnO4 2- की, तो होगा क्या, MnO4 2- क्या करेगा, ये बनाएगा MnO4 नेगेटिव और प्लस क्या, एसिडिक मीडियम में ये क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, प्लस MnO2 जो बना उसको आप वापस रीयूज कर सकते हैं MnO2 को, ठीक है। तो एक ये मेथड हो गई, एक ये मेथड हो गई और एक ये मेथड हो गई, 3 मेथड आप ध्यान रखना। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज में नंबर 1 इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट 513 केल्विन पर KMnO4 ब्रेक होता है, ध्यान से देखना। KMnO4 का जब हीटिंग कराते हैं 513 केल्विन पर, तो ये बनाता है K2MnO4 प्लस MnO2 और प्लस O2, ये बनता है। ये O2 में प्रिपरेशन में भी हमने लिखा था। कलर इसके ध्यान रखना, ये है डीप पर्पल, ऑलमोस्ट ब्लैक होता है, और ये होता है ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन, और ये ब्राउन कलर का होता है MnO2, ठीक है। और O2 कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस है। अब सेकंड पॉइंट में हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या क्या, ध्यान से देखना। KMnO4 इस तरीके से बना रहा हूं, Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O- और K+। आपसे पूछ लेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं, तो ये सारे पी पाई डी पाई बॉन्ड होते हैं इसमें, है ना। और जो K2MnO4 है वो ऐसा होगा, Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O- K+ एंड O- K+, ऐसा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये किसका हो गया, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। अब इसमें ये भी पूछते हैं कि कलर किस वजह से दिख रहा है, तो यहां पर आपको रीजन क्या देना है। देखो मैंने 3 वजह से कलर बताए थे आपको, DD ट्रांजिशन, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर वाला होता है एक, और एक पोलराइजेशन होता था, ठीक है। तो डी ब्लॉक के जो हैलाइट्स थे, जैसे सिल्वर हैलाइट्स वगैरह हो गए, लेड हैलाइट्स हो गए, ये तो हम उसका आंसर देते थे पोलराइजेशन से। DD ट्रांजिशन कहां पे, जहां डी इलेक्ट्रॉन आ जाए। और KMnO4 K2Cr2O7 कुछ स्पेशल केस होते हैं जहां LMCT प्रिंसिपल लगता है, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप ये ध्यान रखना, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर थ्योरी की वजह से, मतलब होता क्या है कि यहां रेजोनेंस होता है ना, नेगेटिव सिंगल डबल, तो इस वजह से लीगेंड से मेटल की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होता है, इसलिए हम बोलते हैं LMCT, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर थ्योरी, ठीक है। तो जहां डी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कलर दिखाएगा तो LMCT लगा देना। अब यहां देखो, जैसे यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी Mn की, +7 थी, तो कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं था, जबकि यहां Mn की ऑक्सीडेशन क्या है, +6 है, मतलब डी इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो अब DD ट्रांजिशन होगा। तो यहां LMCT थ्योरी की वजह से कलर होता है इसका क्या, डीप पर्पल, और इसका ग्रीन कलर किस वजह से होता है, DD ट्रांजिशन की वजह से होता है। इस तरीके से आप ध्यान रखना, ये है ना, ठीक है। तो अब ये नोट करो, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनके KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। पहले ये नोट कर लो आप। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रॉपर्टी देख लो जरा KMnO4 की। 3rd नंबर पे हम लिख रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि KMnO4 तीनों मीडियम में काम करता है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं MnO4 नेगेटिव से MnO4 2-, तो बताओ इस रिएक्शन का एन फैक्टर क्या है, ठीक। और अगर मैं लिखूं MnO4 नेगेटिव से MnO2, तो बताओ इसमें एन फैक्टर क्या है। और अगर मैं लिखूं MnO4 नेगेटिव से Mn2+, तो बताओ एन फैक्टर क्या है, ठीक। कभी अगर इक्विवेलेंट वेट पूछ ले तो एन फैक्टर का पता होना चाहिए। जैसे MnO4 नेगेटिव में अगर निकालूं मैं इस रिएक्शन का, तो +7 से +6 कितने का चेंज है, 1 का, तो एन फैक्टर 1 हो गया। इधर +7 से +4 कितने का चेंज है, 3 का, तो एन फैक्टर 3 हो गया। इधर +7 से +2 कितने का चेंज है, 5 का, तो एन फैक्टर 5 हो गया। ये कहानी होती है किसमें, बेसिक मीडियम में। ये होती है न्यूट्रल, या कभी अल्कलाइन भी लिखा हो, न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन, अल्कलाइन भी लिखा हो तब भी यही बनाना है, ठीक है। और ये कहानी होती है एसिडिक मीडियम में। और ये एन फैक्टर याद करने का तरीका 135 बना, इस तरीके से ट्रिक है ये याद करने की, बना लेना 135 बना,
बी मतलब बेसिक, एन मतलब न्यूट्रल, ए मतलब एसिडिक। एन फैक्टर 1, 3 और 5। तो अगर आपसे इस रिएक्शन में एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट पूछ ले तो आंसर क्या आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, वो आप निकालना जानते ही हो। अब इनकी हमें रिएक्शन लिखनी है, तो अगर आप इंडिविजुअल रिएक्शन याद करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इंडिविजुअल रिएक्शन, एक एक रिएक्शन उठा के याद नहीं करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूं सही सा, बिल्कुल सही तरीका, सटीक। कैसे मैं बता रहा हूं, सबसे पहले इन एसिडिक मीडियम। अच्छा एक बार बताओ, इन एसिडिक मीडियम जो रिएक्शन होगी तो MnO4 नेगेटिव, ये तो कन्वर्ट होगा किसमें, Mn+2 में, ये तो आपको पता ही है। बस दूसरे वाली स्पीसी के बारे में लिख लो कि वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और कौन कौन सी स्पीसी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना जरा। इतने आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, इस तरीके से याद कर लेना, एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ। अब ये यहां पर क्या है, आयोडाइड, ये ऑक्सलेट, ये फेरस, ये सल्फाइड, ये नाइट्राइट, ये SO3 2-, ठीक है, सल्फाइड, और ये SN+2, ठीक है, स्टेनस आयन। अब I- किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है I2 में, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करा दो। ऑक्सीडेट आप जानते हो C2O4 2- होता है, ये किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में। फेरस किस में कन्वर्ट होगा, +2 से कहां जाएगा, ऑक्सीडाइज कराना है, +3, क्यों, ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब इनका ऑक्सीडेशन होगा सबका, ठीक है। H2- से क्या बनेगा, सल्फर। नाइट्राइट से क्या बनेगा, नाइट्रेट। सल्फाइट से क्या बनेगा, सल्फेट। और SN+2 से क्या बनेगा, SN+4, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई भी रिएक्शन लिखनी होती पूरी तो आप ऐसे लिखते, जैसे मैं आयोडीन वाली लिख के बता रहा हूं, MnO4- प्लस I- इन एसिडिक मीडियम गिव्स Mn2 प्लस I2, ठीक है, और प्लस वाटर करके बैलेंस आप कर ही लोगे रिडॉक्स वाली। तो मेन कहानी है, आप ऐसे ऐसे इंडिविजुअल याद करोगे, इससे अच्छा ऐसे याद करो, जल्दी याद हो जाएगा आपको, है ना। तो एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, ऐसे आप याद कर लेना, और इनका ऑक्सीडेशन कराना, क्यों, KMnO4 देखो आप सभी जगह रिड्यूस हो रहा है ना, मतलब KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये कहानी किसकी हो गई, इन एसिडिक मीडियम। अब मैं आपको बता रहा हूं न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो अभी तक हमने ये वाली बात कर ली कि एसिडिक मीडियम में क्या रिएक्शन होगी। सेकंड नंबर पे हम बढ़ेंगे, इन न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। इसमें और रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, इसमें 3 रिएक्शन और ध्यान रखनी है, क्या क्या। पहली बात तो न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन में Mn वाले के साथ क्या होता है, मतलब MnO4 के साथ क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है MnO2 में, ठीक है, ये तो आपको पक्का पता है, ये बनना है। अब बाकी और क्या याद रखना है, एक आयोडाइड वाली ध्यान रखनी है, I-, एक थायोसल्फेट SO3 2-, और एक मैंगनीज का सॉल्ट Mn+2 अगर आ गया तो। I- का कन्वर्जन होता है I2 में, थायोसल्फेट से बनता है सल्फेट, ऑक्सीडेशन कराना है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा न्यूट्रल मीडियम में, है ना। Mn+2 से बनता है MnO2, ठीक है। अब इनको कैसे याद रखोगे, कौन कौन से हैं, आयोडाइड I मतलब इसको याद रखो एक, थायोसल्फेट मतलब THIO एक थी ऐसे, और Mn+2 मतलब Mn वाले के लिए मनीषा, ठीक है, एक थी मनीषा, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और करना क्या है, सबका ऑक्सीडेशन कराना है आपको, समझ गए बात को। तो ये कहानी हो गई KMnO4 की, इसको नोट करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ के K2Cr27 कंप्लीट करेंगे, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला कंपाउंड है K2Cr27। ध्यान से देखना जरा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, जो क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट क्या होता है, FeCr2O4, FeCr2O4 जो क्रोमाइट ओर है उसको करते हैं फ्यूज, किसके साथ, फ्यूज्ड विद Na2CO3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो होता क्या है, इधर बनता है Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट, येलो सॉल्यूशन होता है ये, है ना, प्लस Fe2O3 और प्लस CO2। अब ये जो Na2CrO4 है इसको एसिडिफाई करा देते हैं
विद H2SO4, ठीक है, तो मैं H+ लिख देता हूं H2SO4 से, तो बनता है Na2Cr2O7, और इसकी रिएक्शन KCl से कराते हैं तो ये बना लेता है K2Cr2O7। और इन दोनों में अगर बात करें तो Na2Cr2O7 इज मोर सॉल्युबल देन K2Cr2O7, तो इसके क्रिस्टल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, Na2CrO4 येलो कलर का होता है, इससे Na2Cr2O7.2H2O निकलता है, तो अपन Na2Cr2O7 की रिएक्शन ले रहे हैं, वैसे .2H2O भी बनता है ना, तो Na2Cr2O7 की KCl से ट्रीटमेंट कराते हैं तो K2Cr2O7 बनता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है ये। तो ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है। इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी नंबर 1 इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इसका, K2Cr2O7 को जब हीट करते हैं, K2Cr2O7 को जब हीट करते हैं तो बनता है K2CrO4, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम क्रोमेट, प्लस Cr2O3 और प्लस O2। इनके कलर भी याद कर लेना, ये ऑरेंज कलर का होता है। अच्छा, ये Na2Cr2O7 भी ऑरेंज कलर का होता है, ध्यान रखना है ना, ये ऑरेंज कलर का और ये येलो कलर का और ये ग्रीन कलर का, और O2 कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस निकलती है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी, जब Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन इसमें हम बेस डालते हैं तो बनता है क्रोमेट आयन CrO4 2-, और क्रोमेट आयन को एसिडिफाई कर दो तो डाइक्रोमेट बनता है। ये इक्विलिब्रियम चलता है, मतलब Cr2O7 2 नेगेटिव में pH बढ़ाते जाओ तो वो CrO4 2 नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब ऑरेंज से येलो कलर होता जाएगा, और अगर हम CrO4 2 नेगेटिव को एसिडिफाई करें तो येलो से ऑरेंज कलर होता जाएगा। और K2Cr2O7 को टाइट्रेशन वगैरह में भी यूज करते हैं, ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। दो स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक है K2Cr2O4 का। K2Cr2O4 का कैसा होता है, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव K+ और O नेगेटिव K+, ऐसा, ठीक है, और रेजोनेंस होता है इसमें। और K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर होता है CrOCr, ठीक है, ये CrOCr एक बॉन्ड होता है, इसमें बीच में लिंकेज होती है, और यहां पर डबल बॉन्ड O नेगेटिव K+ और यहां पर सिमिलर पैटर्न दे दो, और ये एंगल 125-126 के अप्रोक्स होता है, ठीक है। एंगल याद करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बता दिया मैंने। मेन कहानी इसमें बॉन्ड लेंथ की पूछते हैं, जैसे यहां बॉन्ड लेंथ x है और यहां बॉन्ड लेंथ y है, तो बॉन्ड लेंथ यहां बराबर होती है, क्यों, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, अगर ये बॉन्ड लेंथ x है और ये बॉन्ड लेंथ y है, तो बॉन्ड लेंथ जो होगी x वो कम होगी किससे, y से। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, यहां जो O नेगेटिव है वो रेजोनेंस कर रहा है, क्यों, नेगेटिव सिंगल डबल, सही है। यहां भी तो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, मैं एक बना रहा हूं यहां पे, तो ये जो लोन पेयर है ये भी तो रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये वाला रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन ये वाला रेजोनेंस, क्यों, जब ये नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, जबकि यहां इसका जो लोन पेयर रेजोनेंस में आएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज कर देगा किस पर, ऑक्सीजन पे। इसका मतलब ये वाला ज्यादा इफेक्टिव है इससे, मतलब यहां मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इससे, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कम है इससे। समझ गए बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम में कि 1 2 3 ये 4 5 6 ये मतलब 6 CrO बॉन्ड इक्वल लेंथ के होते हैं और ये इक्वल लेंथ के होते हैं, मतलब 6 अलग हैं वो इक्वल हैं और 2 अलग हैं वो इक्वल हैं, ऐसा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान रखना है इसको। अब इसमें कलर के बारे में पूछते हैं कि इनका कलर किस वजह से आया, तो पहले आप ये पता कर लो कि Cr के पास d इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो K2Cr2O4 और K2Cr2O7 दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, दोनों में ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +6। और अगर Cr पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 है तो d में कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, क्यों, 4s1 3d5 में से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो सिर्फ Ar दिखेगा आपको आर्गन, बाकी कोई d इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर d इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो ये कलर होता है किस वजह से होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT प्रिंसिपल की वजह से इन दोनों में कलर होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर थ्योरी की वजह से दोनों में कलर होता है। वहां क्या होता था कि MnO4 में LMCT लगता था, लेकिन K2MnO4 में d में एक इलेक्ट्रॉन बचता था, इसलिए वहां पर हम dd ट्रांजिशन बोलते थे, ठीक है, ये नोट करो, फिर अपन इसकी और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो प्रॉपर्टी और बची इसकी, ध्यान से देखना जरा। K2Cr2O7 की फोर्थ प्रॉपर्टी है कि K2Cr2O7 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और ये हम किस में पढ़ते हैं, इन एसिडिक मीडियम,
अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो ये जो Cr2O7 2 नेगेटिव आयन है, 2 नेगेटिव आयन है, ये एसिडिक मीडियम में Cr+3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, किस में कन्वर्ट होता है? Cr+3 में। अगर इसका एन फैक्टर पूछे तो कितना? +6 से +3 कितने का चेंज है? 3 का, और 2 Cr लगे तो नेट चेंज कितने का? 6 का। तो इसका एन फैक्टर 6 होता है, याद कर लो। एन फैक्टर जरूर याद रखना कि MnO4 का 135 बना बेसिक न्यूट्रल एसिडिक, वो ट्रिक बताई थी, और K2Cr2O7 ऑलवेज 6 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो कुछ रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है जिनको ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, जैसे Fe2+, I- SN2+ और H2S, बस इतने ध्यान रखना है। और इसको कैसे याद रखोगे? फिर एक इसको H2S को ऊपर लिख लेता हूं, है ना, H2S ऊपर और SN+2 नीचे, इस तरीके से। फिर एक सॉन्ग सुनाओ, इस तरीके से याद करना, फिर एक सॉन्ग सुनाओ। तो Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा तो कहां करेगा? Fe+3 में। I- किस में कन्वर्ट होता है? I2 में। H2S को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर में, और tin+2 को करेगा +4 में। इस तरीके से समझ गया बात को? तो अगर मुझे, मैं तो क्या कर रहा हूं, आपको ऐसे ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, ऐसे जल्दी याद होती है। अगर मुझे पूरी कंप्लीट रिएक्शन लिखनी तो मैं कैसे लिखूंगा? Cr2O7 2 नेगेटिव, मैं एक लिख के बता रहा हूं Fe2+ के साथ, प्लस Fe2+ गिव्स Fe3+ इन एसिडिक मीडियम, है ना, Fe3+ और Cr+3। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो, रिडॉक्स में आपने सीखा बैलेंस करना, मैंने बस एक रिएक्शन लिख के बता दी। ठीक है, तो ये हो गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो काम करता है K2Cr2O7, उसकी बात। आगे चलते क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ध्यान से समझना, बहुत ईजी भी है। अपने पास सॉलिड आयनिक क्लोराइड जो होते हैं, सॉलिड आयोनिक क्लोराइड, जैसे NaCl, KCl, CaCl2 इस टाइप के, है ना। तो सॉलिड आयनिक क्लोराइड जो होते हैं वो सॉलिड K2Cr2O7 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होती है इनकी, तो रेडिश ब्राउन कलर की वेपर निकलती है CrO2Cl2, इसी का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। इसलिए इस टेस्ट को क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं ना, क्रोमाइल क्लोराइड, है ना। और ये जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है, जब इसको NaOH के सॉल्यूशन में डालते हैं तो Na2CrO4 येलो सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? ये येलो सॉल्यूशन बनता है। और लेड एसीटेट डालने पर PbOAC, AC का मतलब क्या होता है? असाइल ग्रुप, असाइल मतलब COCH3। अगर मैं PbOAC को लिखूं तो PbOAC मतलब O C++CH3, ऐसा है ये, है ना, असाइल ग्रुप, PbOAC बोलते हैं इसको। तो जब लेड एसीटेट के साथ इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है तो येलो PPT बनता है PbCrO4 का। ठीक है, येलो PPT बनता है किसका? PbCrO4 का। ठीक है, ये कहानी है। तो ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब जो आयनिक क्लोराइड है वो ये टेस्ट देते हैं, कोवेलेंट वाले नहीं देंगे। तो ऐसे कौन से हैं जो नहीं देंगे, वो लिख रहा हूं मैं। ठीक है, AgCl, SnCl4, PbCl4, Hg के दोनों Hg2Cl2 एंड HgCl2। ठीक है, दोनों। इसको कैलोमल बोलते हैं और इसको करोसिव सब्लिमेट बोलते हैं, नाम याद करना चाहो तो। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो बस ये ध्यान रखो किस किस के क्लोराइड, Ag का, टिन का, लेड का और Hg का। Hg के दोनों, टिन और लेड के हायर वाले, और Ag का एक ही क्लोराइड होता है AgCl। और इसको ऐसे याद रखना, अजी सुनो प्यार हो गया, अजी सुनो प्यार हो गया। इस तरीके से आप ये याद कर लोगे। ये क्लोराइड कौन से? ये वाले, CCT नहीं देते। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, फॉलोइंग क्लोराइड्स डू नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, CCT। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंपाउंड के बारे में समझ लेते हैं। आपके NCERT में KMnO4 और K2Cr2O7 बस ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी छोटी छोटी सी रिएक्शन है तो एक बार देख लो इनको, अगर कुछ डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन तो आप बना लोगे, है ना। तो ग्रीन विट्रियोल जो होता है FeSO4.7H2, हम क्या लिखेंगे? इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, बहुत आसान सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कई बार आप पहले भी रिएक्शन पढ़ चुके हो। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है? Fe की रिएक्शन होती है H2SO4 के साथ।
ठीक है। और Fe क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है तो ये रिएक्शन हो जाती है, तो ये बना लेता है FeSO4, और जो क्रिस्टल सेपरेट आउट होते हैं इसके FeSO4.7H2 बोलते हैं अपन, ठीक है। अब सेकेंड है इसका हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गई, अब हीटिंग इफेक्ट लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना जरा। मेन विट्रियोल्स के हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो हीटिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो जो FeSO4.7H2O है, इसको जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कराते हैं तो सारे वाटर निकल जाते हैं, और जब इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराते हैं, किसकी, FeSO4 की स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर यह बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ध्यान रखना इसमें सल्फर के SO3, सल्फर के दोनों ऑक्साइड बनते हैं, यहां पर SO2 भी बनता है और SO3 भी बनता है FeSO4 की स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर, ठीक। तो ये सिंपल सा हीटिंग इफेक्ट और सिंपल एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। व्हाइट विट्रियोल पे चलते हैं, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो। Zn की रिएक्शन करा दो आप किससे, H2SO4 के साथ, ठीक है, तो बनेगा ZnSO4.7H2O, या आप ZnO की रिएक्शन करा दो सीधी, यही रिएजेंट यहां पर ले लो तो ये बनेगा, और आप ZnCO3.ZnOH होल ट्वाइस ये भी ले सकते हो, है ना। आप Zn लो, ZnO लो, या फिर ये लो, इसका नाम है बेसिक जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। ऐसे याद करो, बेसिक मतलब ZnOH होल ट्वाइस OH बेस, ऐसा याद कर लो, है ना, बेसिक जिंक कार्बोनेट। तो इसमें भी यही बनेगा, तो चाहे आप ये लो या ये लो, रिएजेंट ये डालोगे तो ये बनेगा, ठीक। बाकी इसमें CO2 वगैरह निकलेगी तो बाई प्रोडक्ट में अपन लिख नहीं रहे उसको, डायरेक्ट ध्यान रखना है। हीटिंग इफेक्ट देखना इसका, अगर मैं हीटिंग इफेक्ट की बात करूं तो इसका टेम्परेचर डिपेंडेंट हीटिंग इफेक्ट है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट है, ध्यान से देखना। ZnSO4.7H2O, जब टेम्परेचर हीट कराते हो, जब टेम्परेचर 70 डिग्री से कम होता है तो एक वाटर निकलता है ZnSO4.6H2O, और जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो 70 से ज़्यादा करते हो तो एक वाटर बचता है। ध्यान से सुन लो, कैसे याद रखना है आपको, याद रखने का भी साथ साथ तरीका बताते जाता हूं मैं, आपको तो पता ही है। एक वाटर निकलता है फिर एक वाटर बचता है, पहले एक निकाल दिया फिर एक बचा दिया, और जब टेम्परेचर 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है तो जो बचा हुआ है वो भी निकल जाता है, और 750 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ZnO प्लस SO3, और जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हाई टेम्परेचर आप बोल रहे हो ना, तो क्या होता है, ZnO प्लस SO2 प्लस O2, मतलब SO3 भी ब्रेक हो जाता है, यहाँ SO2 प्लस O2 बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी हीटिंग हो गई, नोट कर लो आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा ब्लू विट्रियोल, CuSO4.5H2O बोलते हैं इसको। ध्यान से देखो जरा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है। कॉपर की रिएक्शन H2SO4 से डायरेक्ट नहीं करवा सकते हो, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। लेकिन अगर आप यहां पर इसको पहले ऑक्सीडाइज करा दो एयर के साथ और फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओ तो पहले CuO बनेगा और फिर वो रिएक्शन कर सकता है और फिर क्या बना लेगा, CuSO4.5H2O, ठीक है। इसी तरीके से आप बेसिक कॉपर कार्बोनेट ले सकते हो, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन आप करवा दो H2SO4 के साथ तो भी ये बना लेगा क्या, CuSO4.5H2O। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं इसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट पे चलते हैं। हीटिंग इफेक्ट इसका टेम्परेचर डिपेंडेंट है फिर से, है ना, तो ध्यान से देखना जरा। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि CuSO4.5H2O ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर दो वाटर निकल जाते हैं तो ये बनाता है 3H2O, ठीक है, दो वाटर निकल जाते हैं, और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर से दो वाटर निकल जाते हैं। कैसे याद रखना, ध्यान से सुनते जाओ, पहले दो वाटर फिर दो वाटर, एक बचेगा, और 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर बचा हुआ ये भी निकल जाता है तो CuSO4 दिखेगा, और टेम्परेचर
700 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स, 750 के अप्रॉक्स CuO प्लस SO3 बनता है, और ग्रेटर देन 850 डिग्री सेंटीग्रेड ये बनाता है CuO प्लस SO2 प्लस O2। और इस पूरी प्रोसेस में कलर भी चेंज होता जाता है। ये होता है आपका ब्लू या डीप ब्लू, ये होता है पेल ब्लू, ठीक है, और ये होता है ब्लूइश वाइट, ब्लूइश वाइट है ना, और ये होता है वाइट। मतलब ब्लू से कलर किस तरफ जाता है, वाइट की तरफ, और एंड में क्या हो जाता है, ये ब्लैक, ठीक है। तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट है। इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, वो भी देख लो जरा। केमिकल रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो CuSO4 ये Na2H2O3 हाइपो के साथ, जिसमें CuSO4 एक्सेस में अगर होगा तो ये बनाता है Na4 Cu6 H2O3 होल 5, ऐसा बनता है इसमें। और इसमें 1 से लेकर 6 तक सारे डिजिट हैं, देखो जरा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा, और यहां पर ध्यान से देखना जरा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 1 से 6 तक सारे डिजिट होते हैं, और Cu के ऊपर क्या होता है, +1। इसका नाम है सोडियम क्यूप्रो थायोसल्फेट, तो ये एक रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं अगले कंपाउंड पर। पीछे शायद मैंने ब्लू विट्रियोल में यहाँ नंबर चेंज नहीं किया, वो 5th नंबर पे था, ठीक है, तो वो चेंज कर लेना आप। तो 6th नंबर पे स्टार्ट कर रहे हैं। ZNO, जिसको फिलोसोफर वूल या चाइनीज वाइट बोलते हैं, चाइनीज ऐप नहीं है, अनइंस्टॉल मत कर देना इसे, ठीक है, पढ़ना है ये। चाइनीज वाइट ZNO के बारे में अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो पहले नंबर पर है जिंक का अगर हाइड्रोक्साइड ले लिया जाए और इसको हीट कराया जाए तो ये बनाता है ZNO प्लस H2O। एक ये हो गया, बहुत सिंपल सी। सेकंड, अगर मैं कार्बोनेट ले लूं तो इसको हीट करा दो तो ZNO प्लस CO2 निकाल दो कार्बोनेट में से, ठीक है। अगर मैं इनका मिक्स करके ले लूं, जैसे ZnCO3 डॉट ZnOH होल ट्वाइस, बेसिक जिंक कार्बोनेट बोलते हैं इसको हीट कराओगे तो ZNO प्लस CO2H2O, ऐसा। नाइट्रेट भी ले सकते हो आप, जिंक का नाइट्रेट पता है ना आपको, ZnNO3 होल ट्वाइस। तो अगर नाइट्रेट लोगे तो ZNO बनेगा प्लस NO2 और प्लस O2। ब्राउन कलर की पैरामैग्नेटिक गैस और कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस, ठीक है। तो ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में चलूं तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 है ZNO इज वाइट व्हेन कोल्ड, जब ठंडा होता है तो वाइट कलर का होता है, एंड येलो व्हेन हॉट, जब इसको हीट करो तो येलो कलर आता है। सॉलिड स्टेट में मैंने बताया था आपको, क्या, मेटल एक्सिस डिफेक्ट वाला, याद करो, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटाइन में आया था ये ZNO वाला, है ना। सेकेंड नंबर पे बात करें, ZNO इज एम्फोटेरिक, इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ZNO। अगर एम्फोटेरिक है तो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी करेगा, HCl के साथ भी करेगा और NaOH के साथ भी करेगा। HCl के साथ ये बनाता है ZnCl2 और NaOH के साथ बनाता है Na2ZNO2। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक मेटल का ऑक्साइड जो कि व्हाइट व्हेन कोल्ड, येलो व्हेन हॉट है, और उसको एसिड से ट्रीट करते हो तो मेटल वाला पार्ट कहाँ आता है, कैटाइनिक पार्ट में आता है। जो मेटल है वो कहाँ आता है, कैटाइनिक पार्ट में आता है। और जब बेस से ट्रीट करते हो तो मेटल कहाँ पर आता है, एनाइनिक पार्ट में आता है। इसलिए बताओ कौन सा मेटल है वो, तो आपका आंसर होना चाहिए Zn है वो, ठीक है। इस तरीके से ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना लास्ट कंपाउंड है FeCl3, ठीक है, ध्यान से देख लो, बहुत इजी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर Fe की रिएक्शन कराई जाए एक्सेस Cl2 के साथ, अगर एक्सेस में नहीं लोगे तो FeCl2 बन जाएगा, एक्सेस Cl2 के साथ कराई जाए तो ये बना लेगा FeCl3, ठीक है। तो प्रिपरेशन बहुत इजी है, इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में नंबर 1 रिएक्शन है FeCl3 की, अगर मैं KSCN के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये बनाता है FeHCN होल थ्राइस। ये ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ब्लड रेड कलर इसका होता है, ठीक है, ध्यान रखना, थायोसाइनेट है ये।
अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं FeCl3 की किसके साथ, K4FeCN6 के साथ, इस कॉम्प्लेक्स के साथ, तो ये बनाता है Fe4FeCN6 होल थ्राइस, जिसको बोलते हैं प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स, प्रशियंस ब्लू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो दो ब्लू होते हैं, एक टर्म्बल्स ब्लू और एक प्रशियन ब्लू। मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपका बाहर +3 है और कॉम्प्लेक्स के अंदर +2 है तो ये प्रशियन ब्लू है, ऐसे लिख रहा हूं। Fe बाहर होगा और अंदर होगा, बाहर +3 ये +2, तो इसका नाम है प्रशियंस ब्लू। क्या नाम है, प्रशियंस ब्लू। एक होता है टर्म्बल्स ब्लू, कभी अगर पहचानने को आ जाए तो बाहर +2 और अंदर +3, तो ये क्या हो जाएगा, टर्म्बल्स ब्लू, इस तरीके से। तो बस आप ये देख लेना, बाहर +3 अंदर +2 होगा तो प्रशियन ब्लू, बाहर +2 अंदर +3 होगा तो टर्म्बल्स ब्लू। ठीक है, और इसका नाम आप बोल सकते हो आयरन थर्ड, ब्रैकेट में थर्ड। ठीक है, इसका नाम आयरन थर्ड, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। अगर आप नाम लिखना चाहो तो लिख लो, आयरन ब्रैकेट में क्या आएगा, थर्ड, हेक्सासाइनोफेरेट और सेकंड। IUPAC नेमिंग है ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट में हीटिंग इफेक्ट लिखेंगे। FeCl3 का हीटिंग इफेक्ट, अगर हम इसको हीट कराएंगे तो ये FeCl2 दे देता है। इसको हीट कराएंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराएंगे तो FeCl2 और प्लस क्या निकल जाती है, क्लोरीन, इस तरीके से। और फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे हम, स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। FeCl3 जो होता है इन सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट एज डाइमर। ठीक है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मैंने बताया था आपको केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये कैसा होता है, FeCl3 डाइमर का मतलब 2 यूनिट जुड़ेंगी, कैसे, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, यहां Cl Cl Cl, ये 2 यूनिट हो गई इसकी। अब क्या होगा, ये Cl अपना लोन पेयर इसको देगा और ये Cl अपना लोन पेयर इसको देगा, बन गया डाइमर इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहानी हो गई अपने सारे कंपाउंड की डी ब्लॉक की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिखेंगे, पहले आप ये नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं डी ब्लॉक के। ध्यान से लिखना एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, ऑल Cu2+ हैलाइड्स आर स्टेबल एक्सेप्ट आयोडाइड। एक्चुअल में जो आयोडाइड है वो +1 में एग्जिस्ट करता है। कैसे, जो Cu2+ है इसकी रिएक्शन I- के साथ होती है तो ये बनाता है Cu2I2 और यहां ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और ये क्या बनाता है, I2। मतलब आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है ये किसमें, I2 में, और खुद Cu+2 से रिड्यूस हो जाता है किसमें, Cu+1 में। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है, मैनी Cu+ कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। क्योंकि जो Cu+ है ना अनस्टेबल, जो Cu+ है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, देखो Cu+ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है Cu2+ और Cu में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, किसकी, स्टेबिलिटी की बात करूं तो Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+ इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज, या ड्यू टू ऐसा लिखो, ड्यू टू मोर नेगेटिव डेल्टा H हाइड्रेशन। भाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा ना, हाइड्रेशन किस में ज्यादा होगा, जिसमें चार्ज ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, मतलब मोर नेगेटिव डेल्टा H हाइड्रेशन। एनर्जी निकलना मतलब नेगेटिव लिख रहा हूं, है ना, मोर नेगेटिव डेल्टा H हाइड्रेशन विच ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cu। मतलब वो एनर्जी इतनी ज्यादा निकलती है कि वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज्यादा होती है। इसलिए Cu2+ का हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा एनर्जी निकलती है। इसलिए Cu2+ एक्वस मीडियम में हम बोलते हैं ज्यादा स्टेबल है, किससे, Cu+ से।
समझ गए बात को। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, KMnO4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद KClO4, टेट्राहीड्रल होता है ये। देखो जरा, अगर मैं KMnO4 में बात करूं तो इस तरीके से मैं बना देता हूं इसको, ठीक है, ऐसा O नेगेटिव K प्लस। वैसे ही क्या होगा, Cl KClO4 भी होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दोनों ही टेट्राहीड्रल होते हैं। तो ये ध्यान रखना आप, टेट्राहीड्रल ये भी होता है और टेट्राहीड्रल ये भी होता है। तो आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं दोनों। पॉइंट नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मोस्ट ऑफ द कार्बोनाइल्स इज 0। जैसे अगर मैं बात करूं आपके सामने NiCO4, बताओ इसमें निकल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। सीधा सा है, CO तो न्यूट्रल है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, X मान लिया, तो ये न्यूट्रल है तो 0 इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है कंपाउंड में, तो X 0 आ गया। इसी तरीके से MnCO5, CrCO6, तो जितने भी ये कार्बोनाइल होते हैं उसमें मैक्सिमम कार्बोनाइल्स में क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, क्योंकि CO क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखना ध्यान से क्या कह रहे हैं। FeO4 2 नेगेटिव आयन फॉर्म्ड इन अल्कलाइन मीडिया, मतलब बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है ये, लेकिन ये रेडिली ब्रेक भी हो जाता है, आसानी से ये ब्रेक हो जाता है। FeO4 2 नेगेटिव देता है Fe2O3 प्लस O2, इसमें ब्रेक हो जाता है ना। अगला देखो पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में क्या है कि हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ Mn इज MnF4, ठीक है। जो हाईएस्ट फ्लोराइड है Mn का वो क्या होता है, MnF4, वाइल ऑक्साइड इज Mn2O7। इसमें MnOMn लिंकेज होती है इस तरीके से, MnOMn, और 2 टेट्राहीड्रल यूनिट एक तरीके से आप मान लो जुड़ी हुई हैं, ऐसा। अब यहां पर ऐसा क्यों होता है, यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहां वो क्या है, +7 है, और यहां +4 है। तो जो ऑक्सीजन है उसकी एबिलिटी होती है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करना कंपेरिजन टू फ्लोरीन। इस वजह से ऑक्साइड में तो ये हायर +7 वाला एग्जिस्ट करता है और फ्लोराइड में +4 वाला करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है VO2 प्लस की कम होती है, फिर Cr2O7 2 नेगेटिव की, और फिर MnO4 नेगेटिव की। अगर मैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखूं तो यहां +5 है, यहां +6 है, आप X मान के निकाल सकते हो, और यहां क्या है, +7। अब इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो Mn+7 है, इसके जो लोअर कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है कंपेरिजन टू ये वाली, इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर या अपन बोले OP, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये ध्यान रखना आप पॉइंट। अगला है पॉइंट नंबर 8, Mn+3 एंड CO+3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहती है। वाइल Ti2+, वेनेडियम 2+ और Cr2+ आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, तो ये ऊपर जाना चाहेंगे, ये नीचे आना चाहेंगे। और ये जो आयंस हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ H2 गैस निकालते हैं। जैसे Cr2+ है, इसकी रिएक्शन अगर मैं लिखूं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये बनाएगा Cr+3, और कौन सी गैस रिलीज होगी इसमें, H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना आप। पॉइंट नंबर 9 देखो, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट
स्कैंडियम फॉर्म आयनिक नेचर का एमओ, आयनिक मेटल ऑक्साइड। स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सारे क्या करते हैं, आयनिक मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 10, हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। भले ही ये मेटल के ऑक्साइड हो लेकिन हायर ऑक्सीडेशन नंबर के क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे Mn2O7 एंड CrO3, ये दो ध्यान रखना। ये क्या बनाते हैं, HMnO4 बनाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, H2CrO4 एंड H2Cr2O7। ठीक है, नोट कर लो ये, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11 देखेंगे ध्यान से। वेनेडियम के कुछ ऑक्साइड हैं, उसमें हमें बेसिक नेचर उनका लिखना होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं V2O3 जो है वो है बेसिक। ठीक है, ये बेसिक नेचर का है। V2O4 जो है वो लेस बेसिक होता है, मतलब इससे ज्यादा एसिडिक बोल सकते हो आप, है ना, ये ज्यादा बेसिक है इससे। और जो V2O5 है ये वेनेडियम का पेंटाऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। इसकी एसिड के साथ रिएक्शन आपको लिखनी है, और ये एम्फोटेरिक है तो इसकी हमें दो रिएक्शन लिखनी है। एम्फोटेरिक है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी रिएक्ट करें। तो ये V2O4 जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या करना है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ही सॉल्ट यहां बनता है। जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहां निकाल लें x मान के, तो 2x - 8 = 0, तो x क्या आ गया, +4। तो अगर मैं इसका सॉल्ट बनाऊंगा तो ये बनेगा VO2+ का सॉल्ट बनेगा यहां पे, है ना। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, इसको x मान लो, तो x - 2 = +2, तो x क्या आ जाएगा, +4। V2O5 का एसिड के साथ कराओगे तो देखो यहां पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आपको यहां +5 का ही सॉल्ट बनाना है, तो VO+ वाला सॉल्ट बनेगा। किसका सॉल्ट बनेगा, VO+ का सॉल्ट बनेगा। अब ये ध्यान देना, अब ये एनसीईआरटी में उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर रखी है, यहां उन्होंने बना रखा है VO4+ सॉल्ट। ठीक है, तो ये गलत है, सही क्या है, ये वाला सॉल्ट सही है, ध्यान रखना आप। और बेसिक मीडियम में ये बनाता है VO3 4 नेगेटिव। ठीक है, VO3 4 नेगेटिव, +5 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। x - 6 = क्या है, -4, तो x क्या आ रहा है यहां पर, +2 आ रहा है, तो यहां क्या कर दो, VO4 3 नेगेटिव, चेक कर लो, मतलब +5 का सॉल्ट बनाना है। तो x - 8 = क्या है, -3, तो अब सही आ गया ना, +5। तो VO4 3 नेगेटिव का सॉल्ट बनेगा यहां पर। ठीक है, तो वेनेडियम के जो ऑक्साइड हैं ये लेस बेसिक है, एम्फोटेरिक, और इनकी एसिड के साथ और एम्फोटेरिक की एसिड और बेस के साथ रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 12 देखो, Mn+7 हैलाइड डज नॉट एग्जिस्ट। Mn का +7 हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन वाला एक कंपाउंड यहां पर होता है +7 वाला, MnO3F एग्जिस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो यहां क्या ऑक्सीडेशन नंबर इसकी, +7। पॉइंट नंबर 13 देखो, क्रोमियम का जो ऑक्साइड है CrO, ये बेसिक होता है, और Cr2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक। बहुत सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, तो वो भी ध्यान रखना। और यहां पर 2 एम्फोटेरिक ध्यान रखने, इस वाले डी ब्लॉक में Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, और एक कौन सा, V2O5 एम्फोटेरिक होता है। बाकी Zn का, टिन का, बेरिलियम का, लेड का, ये सब मैं बता चुका हूं पहले आपको। पॉइंट नंबर 14, Cr+6 is less stable than MO+6 and W+6। आप देखो जरा, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन एक ही ग्रुप में आते हैं ये, और हमने पी ब्लॉक में तो ये पढ़ा था कि नीचे की तरफ अगर आते हो तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, लेकिन ऐसा यहां पर उल्टा होता है। पी ब्लॉक में तो नीचे की तरफ लोअर स्टेबल होती है, लेकिन यहां ऊपर की तरफ लोअर स्टेबल होती है, जिस वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि Cr का जो +6 है, देखो ये लेस स्टेबल है, मतलब इसका मोर स्टेबल क्या है, Cr का +3 स्टेबल होगा, तो Cr+6 +3 में आना चाहेगा, मतलब खुद को रिड्यूस करेगा, मतलब Cr+6 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, Cr का जो +6 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाइल Mn का एक ऑक्साइड में लिख रहा हूं MoO3 +6 वाला एंड WO3 आर नॉट,
तो Cr का +6 वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं, ये +6 में स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 15 के बारे में लिख लो। सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट crystallizes as Na2Cr2O7 डॉट 2H2 है ना। यहां पर कितने वाटर होते हैं, डॉट 2 वाटर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये। पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 16 क्या है, इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी ऑफ VF2 is due to lower oxidation number। जो VX2 एग्जिस्ट करते हैं वो X यहां पर होता है Cl, Br और I होता है। ठीक है, वेनेडियम का जो +2 वाला फ्लोराइड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और वेनेडियम का जो +2 है वो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 17 देखेंगे। बियॉन्ड Mn नो मेटल has trihalide except FeX3 and COF3। यहां पर X क्या है, FCl और Br। फ्लोरीन का ट्राई आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। पॉइंट नंबर 18, हैलाइड्स ऑफ वेनेडियम +5 एग्जिस्ट एज VF5 पेंटाफ्लोराइड होता है ये। ठीक है, वेनेडियम का +5 पेंटाफ्लोराइड, एंड Cr+6 ये होता है CrF6, फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर को फ्लोराइड क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है। और जो अदर हैलाइड्स ऑफ वेनेडियम है, अदर हैलाइड्स ऑफ वेनेडियम है, ये ऑन हाइड्रोलाइसिस, इनका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये बनाता है VOX3। ठीक है, ये कंपाउंड बनता है, ध्यान रखना। अब यहां पर ये बात आती है कि ये वाले स्टेबल होते हैं यहां पर, और यहां जो है वो COF3 स्टेबल है। ऐसा क्यों है, हम यहां तो ये बोलते हैं कि इसमें आयनिक नेचर ज्यादा है, और यहां बोलते हैं कि इसमें कोवलेंट नेचर ज्यादा है। अगर आयनिक नेचर ज्यादा है तो हम ये बोलेंगे कि जो फ्लोराइड है उनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्टेबल होते हैं। और यहां का रीजन ये देंगे कि मोर कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब यहां बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसलिए स्टेबल होते हैं। जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है तो उसके लिए हम रीजन बोलते हैं लैटिस एनर्जी, और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है उसमें बोलते हैं अपन बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, और यहाँ हाई लैटिस एनर्जी की वजह से। दोनों के रीजन अलग अलग है, ध्यान रखना। यहाँ हाई लैटिस एनर्जी और वहाँ ये दोनों हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।